मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का रुद्रप्रयाग दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री का दौरा रद्द किया गया है। सीएम पुष्कर के आने वाले 4 दिन के कार्यक्रम भी रद्द हो गए। आज रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री को निरीक्षण करना था। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये वर्चुअली बैठक होगी। दोपहर 12 बजे अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कई विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा रद्द हो गया है। कई विभागों के अधिकारी अब वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे और अब वर्चुअली ही बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, मुख्यमंत्री का ये काफी अहम दौरा था। आज से कई जिलों के दौरे पर निकलने वाले थे मुख्यमंत्री, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका रुद्रप्रयाग दौरा रद्द हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। किस वक्त ये बैठक शुरू होगी, क्या रूपरेखा इस बैठक की रहेगी? कौशल, देखिए, आज से मुख्यमंत्री 4 दिन के दौरे पर निकलना था, लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण मुख्यमंत्री का दौरा निरस्त कर दिया गया है। आज रुद्रप्रयाग में जाकर, केदारनाथ में जाकर आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री को करनी थी, लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण ये दौरा रद्द होना पड़ा है, जिसके क्रम में आज मुख्यमंत्री 12 बजे सचिवालय में पहुंचेंगे और तमाम अन्य अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। ऊर्जा विभाग की बात हो, स्वास्थ्य विभाग या फिर तमाम अन्य विभागों की अलग अलग वो बैठक करेंगे और जिला अधिकारियों से भी वर्चुअल संवाद करेंगे। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिल रही है, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो या ऊपरी पर्वतीय इलाके हों, जहाँ पर लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और जिसके चलते कई ऐसी जनहानि हो चुकी है, तमाम अलग अलग जिलाधिकारियों से मुख्यमंत्री आज वर्चुअल संवाद करेंगे। आखिरकार उनके जिलों में किस तरह की व्यवस्था मौसम को लेकर है। लिहाजा मुख्यमंत्री का 4 दिनों का दौरा निरस्त हो गया है। उसके बाद में 12 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय में पहुंचकर तमाम अन्य अलग अलग विभागों की वो समीक्षा बैठक करेंगे और जिला अधिकारियों से भी वो वार्ता करेंगे। कौशल जी, विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का काफी अहम दौरा था 4 दिनों का, लेकिन वो रद्द हो गया है। हालांकि अब वर्चुअली बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया और अब मैदान से पहाड़ी जिलों में आने के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैदान से पहाड़ी जिलों में जाने के लिए अब कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं है। किसी भी जिले में आवाजाही कर सकते हैं प्रदेश के लोग। दुकानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक का कर दिया गया है। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर भी खोले जाएंगे। पर्यटक स्थलों पर सीमित संख्या में प्रवेश मिलेगा। विनोद, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, मैदानी जिलों से अब पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया तो गया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इस बारे में पूरी डिटेल विस्तार से बताएं। बिल्कुल जी कौशल, देखिए, जैसे जैसे हालात सामान्य उत्तराखंड में होते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य सरकार की ओर से लोगों को राहत दी जा रही है। 1 सप्ताह का कोविड कर्फ्यू जरूर उत्तराखंड में बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लोगों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। और ऐसे में पहाड़ से लेकर अगर कोई पर्वतीय क्षेत्रों में जाता है तो कोविड की रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य नहीं रहा है कि बिना कोविड की रिपोर्ट को लेकर भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकता है। और इतने भी महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई रेल यात्रा, हवाई यात्रा करके उत्तराखंड में आता है तो उसको 15 दिन पहले की दोनों डोज लगी वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद में उनको प्रवेश करने दिया जाएगा। तो तमाम नियमों को एक राहत लोगों को दी गई है। और उसके साथ साथ में बड़ी राहत ये है कि मल्टीप्लेक्स, थिएटर, मॉल, तमाम अन्य लोगों को 50% क्षमता के साथ में खोलने की भी अनुमति यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से दी गई है। लेकिन राज्य सरकार ने ये भी माना है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जितने भी नियम हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। तो उसके लिए भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि आखिरकार जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, अगर कोई पालन नियमों का नहीं करता उस पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। लेकिन सप्ताह का कोविड कर्फ्यू राज्य में बढ़ाया गया है, वो एक बड़ी राहत की बात है। कौशल, कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है विनोद, लेकिन उसके अलावा रियायतें भी बहुत दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। आज से ऊर्जा के तीनों निगमों के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। सभी कर्मचारी ऊर्जा भवन पर 1 दिन की हड़ताल करेंगे। 27 जुलाई से संपूर्ण हड़ताल करने की चेतावनी दी है ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 24 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं उत्तराखंड में। डॉक्टर आर राजेश कुमार देहरादून के डीएम बने, मनीषा पवार अपर मुख्य सचिव वित्त बनी हैं। इसके अलावा आनंद वर्धन अपर मुख्य सचिव गृह और कारागार बने हैं। आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण बने हैं। नितेश कुमार झा सचिव और निदेशक पंचायती राज बने। सौजन्य बनी है सचिव ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा। रंजीत कुमार सिन्हा सचिव गृह और कारागार बने। विनोद कुमार सुमन बने हैं सचिव प्रभारी सामान्य प्रशासन प्रोटोकॉल। और रणवीर सिंह चौहान को आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीरज खैरवाल प्रबंधन निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम बने। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से यह बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग में 9 अफसरों के दायित्व बदले गए। आर के कुंवर को एआरटी का निदेशक बनाया गया है। सीमा जौनसारी को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। राधा कृष्ण उनियाल बने हैं प्रभारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह रावत प्रभारी अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल बने हैं। एसपी खाली प्रभारी अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बने। और डॉक्टर मुकुल कुमार सती को मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह से आशा रानी पेन्यूली को संयुक्त निदेशक SCERT उत्तराखंड का जिम्मा सौंपा गया है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, शिक्षा विभाग में 9 अधिकारियों के दायित्व बदले गए हैं, इस बारे में अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में लंबे समय से इन दायित्वों को लेकर लगातार मशक्कत चल रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में ये बड़े अधिकारियों में फेरबदल किया गया है। और इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिहाज से भी इसे हम अच्छा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में इस तरह के बदलाव किए गए हैं। और अब आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से सत्र का संचालन किया जाएगा तो उसमें देखना होगा कि जिन अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से आगे अपने कामों को आगे ले जाकर आगे बढ़ाते हैं शिक्षा विभाग में, क्योंकि तमाम पहाड़ी जिलों में गुणवत्ता को लेकर और तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहले भी अधिकारियों पर इस तरह के दायित्व रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि बड़े स्तर पर यह फेरबदल किया गया है, बड़े स्तर पर ही इसको ये कहा जा सकता है कि शासन ने बड़े स्तर पर फेरबदल करके ये कोशिश की है कि शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए। उसके साथ साथ ही पहाड़ी जिलों में जो दिक्कतें रही हैं, तमाम तरह की परेशानियां रही हैं, उनको किस आधार पर दूर किया जाए, इन सभी के लिए ये दायित्व बदले गए हैं। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 9 अधिकारी हैं जिनके दायित्व बदले शिक्षा विभाग में, और ऐसा किया गया है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में 9 अफसरों के दायित्व बदले गए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अगले 6 महीने में 24,000 पदों पर भर्ती करेगी धामी सरकार। बड़ी खबर आपको बताएं, बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अगले 6 महीने में 24,000 पदों पर धामी सरकार भर्ती करेगी। 1 महीने में 8,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द भर्ती करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए। तो बेरोजगार युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से चिंता जाहिर की थी और अब उसको धरातल पर उतारना भी शुरू हो गया है। बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। बारिश की खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और सभी 13 जिलों में बारिश के आसार हैं, जिसको लेकर सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड में लगातार पिछले दिनों से बारिश जारी है और ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सभी 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, इसकी आशंका जताई है, जिसके बाद सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर क्या हलचल है, यह हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी की है। यहां सीएम ने सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, तो वहीं राजधानी देहरादून में बारिश से हाल बेहाल है। यहां के कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। इसके अलावा देहरादून में रिस्पना नदी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी लगातार हो रही बारिश से बढ़ सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बारिश के चलते जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज से बारिश में कुछ कमी की आशंका जाहिर की थी, लेकिन एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है कि 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए देहरादून से पंकज का रुख करते हैं। पंकज, मौसम विभाग ने कल तक इस तरह की आशंका जताई थी कि बारिश में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन एक बार फिर सभी 13 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने 21 तारीख तक मौसम में इस तरह से परिवर्तन की बात कही थी। 21 तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उसके लिहाज से आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ पूरे जिलों सभी जिलों के डीएम को सतर्क कर दिया गया था कि आप पूरी तरह से सतर्कता बरतें, क्योंकि उत्तरकाशी टीवी में जिस तरह की घटनाएं सामने आई थी उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क मोड में आया। और कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग में जाकर निरीक्षण किया था और ये जानकारी हासिल किस तरह से परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सभी जिलों के डीएमओ को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क मोड पर है। खासकर पहाड़ी जिलों में इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है कि अगर कहीं भी तेज बारिश होती है तो मलबा आने से या भूस्खलन होने से यातायात ही बाधित होता है। और अभी तक ये जानकारी मिली है कि पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 250 ऐसे लिंक मार्ग हैं जो बाधित हुए हैं और 3 नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बाधित पड़े हुए हैं, जिनको खोलने की कोशिश जारी है। तो ये कहा जाता है कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएमओ को सतर्क मोड पर रहने की निर्देश दिए। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपदा प्रबंधन विभाग बरसात आने से पहले महत्वपूर्ण तैयारियां नहीं करता है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। पंकज, ये बहुत बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से जो परेशानी बढ़ी है, करीब 250 सड़कें बंद हैं प्रदेश में। ये बहुत बड़ी खबर है। बारिश की वजह से 3 नेशनल हाईवे भी बंद है और पीडब्ल्यूडी ने एहतियातन 80 पुलों का निर्माण रोक दिया है। ऐसे में ये परेशानी लोगों की और कितनी बढ़ सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि यातायात पूरी तरह से बाधित है और तकरीबन 250 ऐसे लिंक मार्ग है जो बंद है। 3 नेशनल हाईवे भी बंद है जिनको खोलने का काम रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग अपने स्तर से इन सभी लिंक मार्गों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यातायात यदि बाधित रहता है तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर दिक्कतें हो जाती है। सबसे दिक्कत जब होती है जब कोई आदमी बीमार होता है, उसको जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है तो उन्हें पगडंडियों के जा रहे लोग अपने घरों से लेकर अस्पतालों तक जाते हैं। ये समस्या इस दौरान बहुत ज्यादा बन जाती है। तो बरसात के सीजन में खासकर आपदा प्रबंधन विभाग के जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क रहे, ये तैयारी रखे कि कोई ऐसे अति संवेदनशील पॉइंट्स हैं जहां पर दिक्कतें आ सकती है, वहां पर जेसीबी समाज तमाम मजदूरों को वहां पर रखा जाए ताकि मौके पर सड़कों को खोल दिया जाए। ऐसी स्थितियां नहीं रही है, इसलिए लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो करीब ऐसी 250 सड़कें हैं जो बारिश के चलते बंद पड़ी हैं और ऐसे में मुश्किलों को समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में मानसून की ये बारिश कितनी बड़ी परेशानी लेकर आई है। अब आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है जहां पर मूसलाधार बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया। तो उत्तरकाशी में बादल फटने से करीब 15 से 22 घरों में मलबा घुस गया। रुद्रप्रयाग में दरकते पहाड़ से लोग परेशान हैं। चौथी तस्वीर टिहरी की है जहां पर आसमानी आफत से जनजीवन प्रभावित हो गया। देहरादून में भारी बारिश से शहर में जलभराव हो गया जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हल्द्वानी में बारिश की वजह से काठगोदाम रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त हो गया। मसूरी में भूस्खलन से सड़क पर मलबा आ गया और कई घर तबाह हो गए, हाईवे बंद हो गए। और रुद्रप्रयाग में बारिश से एक बार फिर अलकनंदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। तो 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड में बारिश के बाद किस तरह के हालात बन रहे हैं। अलग अलग जिलों में लोगों की परेशानी इस बारिश ने बढ़ा रखी है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है जहां 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू के पास मलबा आने से बंद हो गया है। आपदा वाले क्षेत्र में अभी भी बारिश जारी है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। लापता एक शख्स की तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम। कंकराड़ी ग्राम सभा मांडो में कल बादल फटने से तबाही मची थी और खबर ऐसी भी है कि आपदा वाले क्षेत्र में अभी भी बारिश जारी है, यानी कि मुसीबतें अभी कम नहीं हुई हैं। जो इन आपदा प्रभावित इलाकों में बसे हुए लोग हैं उनकी परेशानी अभी भी, उनकी मुश्किलें अभी भी लगातार बनी हुई हैं। तो उत्तरकाशी से यह बड़ी खबर, 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। आपदा प्रभावित इलाके में बारिश हो रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू के पास मलबा आने से बंद हो गया है। आपदा वाले क्षेत्रों में अभी भी बारिश बनी हुई है और लोगों की परेशानी लगातार जारी है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिशों में जुटी हुई हैं। जब से बादल फटने की घटना हुई 3 गांव प्रभावित हुए, सड़क टूट गई, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने की कवायद शुरू हो गई।
बादल फटने की घटना के बाद प्रभावित इलाकों का उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने जायजा लिया और खतरे की जद में आने वाले आवासीय मकानों को खाली करने के निर्देश दिए गए। तो डीएम पहुंचे उत्तरकाशी में, जहां पर बादल फटने से तबाही हुई उन गांव का उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए। हर तरह की मदद जो प्रभावित लोग थे उनकी की गई। कल 8-9 बजे के बीच में मांडो कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडो गांव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है। हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो उनको रिफर है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। 2-3 घरों को क्षति भी हुई है। रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है। डीजल की लाइनें कुछ क्षति उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा। टिहरी में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। टिहरी के मेड गांव में बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और बालगंगा तहसील के मेड गांव के ऊपर बादल फटने से भगदड़ मच गई। करीब आधा दर्जन घरों में मलबा घुस गया। अभी एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर मिली, हालांकि किसी बड़ी जनहानि की बात सामने नहीं आई है। मलबा गिरने से जो खेत हैं वो जरूर तबाह हो गए हैं। तो टिहरी के मेड गांव में बादल फटा और उसके बाद जो मंजर है वो आपके सामने है। सैलाब बह रहा है और वहीं जो मलबा है वो खेतों में चला गया, उससे फसलें बर्बाद हो गई। रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे समेत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्ग बंद हो गए, जिससे जनता की परेशानियां और बढ़ गईं। इसके साथ ही जिला मुख्यालय में मौजूद बेलनी पुल के नीचे भगवान शिव की मूर्ति भी अलकनंदा नदी के जलस्तर में जलमग्न हो गई। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे आसपास के जो घर हैं उनमें खतरा मंडरा रहा है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश से भूस्खलन, सड़क पर मलबा आया। रुद्रप्रयाग की ये 3 तस्वीरें। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है, भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है और जो भगवान शिव की प्रतिमा है वो लगभग पूरी जलमग्न हो चुकी है। लक्सर में भी मूसलाधार बारिश से एक मकान गिर गया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यही आलम बागेश्वर में भी है। बारिश से जनजीवन वहां भी प्रभावित हुआ। कपकोट ब्लॉक के कई गांवों का भूस्खलन की वजह से संपर्क टूट गया। जेसीबी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश किस तरह से मुसीबत बनकर लोगों पर टूट रही है उत्तराखंड में। जहां भाजपा विधायक सुरेश राठौर को बड़ी राहत मिली है। सुरेश राठौर को नैनीताल हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने सुरेश राठौर को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। और भोजन माताओं के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर आपको बता दें। भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। मिड डे मील बनाने वाली भोजन माताओं का मानदेय बढ़ सकता है। 5,000 रुपए प्रति माह किया जा सकता है भोजन माताओं का मानदेय। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल भोजन माताओं का मानदेय 2,000 रुपए प्रति माह है। उत्तराखंड की 6 प्रदूषित नदियों को नमामि गंगे कार्यक्रम में शामिल करने की सहमति मिली है। दरअसल पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने गंगा मिशन की समिति की बैठक में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी परियोजना के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से बात की। इन प्रदूषित नदियों में उधम सिंह नगर की सहायक नदियों भेला, किच्छा, नंधोर, पिलखा और कोसी शामिल हैं, जिनके लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने के मुद्दे पर बात की गई है। इन नदियों के साथ ही गंगा की सहायक नदियों काली गंगा, रामगंगा, सरयू, जमरानी, वहाँ पर बहुत सारी जो सड़कें हमने स्वीकृत करार के डामरीकरण के और हिल साइड कटिंग के रूट स्वीकृत हैं,
उनको देखने के लिए गया, तो देखने से कई बार काम की थोड़ा सा एक दो जगह क्वालिटी भी उसकी थोड़ा गुणवत्ता ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर लोगों की शिकायत, तो उसको अधिकारियों को मैंने बुलाकर और ठेकेदार को बोला, मैंने कहा तत्काल इस काम को ठीक करिए और नहीं तो आपका काम पर आपका जो काम था ये काम बंद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के रहने वाले माउंटेन ट्रैक्स के सीईओ राहुल मेहता एक और बेहद चुनौतीपूर्ण साइकिल एक्सपीडिशन पर निकल गए। इस साइकिल एक्सपीडिशन से वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची माड़ा पास सड़क पर जाएंगे, जो समुद्र तल से 18,399 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। अब तक इस माड़ा पास पर कोई भी साइकिल से नहीं गया है। उनका ये एक्सपीडिशन का लक्ष्य युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे पहले राहुल मेहता बेहद दुर्गम गुप्त खाल को ट्रैक करने की वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं और सम्मानित हो चुके हैं। आज मेरा एक साइकिल एक्सपीडिशन जा रहा है बद्रीनाथ से बाना पास के लिए, जो कि 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है और आज तक कोई भी सिविलियंस इस ऊंचाई पे साइकिल से नहीं गया है। तो एक कोशिश है इस साइकिल से माना पास तक जाने की। बागेश्वर में मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी के प्रदेश सचिव सुरेश भट्ट ने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। बैठक में कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करते हुए मिशन 2022 के लिए एकजुटता की अपील की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं और केंद्र के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने को कहा गया। साथ ही चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया गया। पहले हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई, फिजिकली भी हुई, वर्चुअली भी हुई और सभी लोग उससे जुड़े। और आज जो है हमारी जिला कार्य समिति हुई है। प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे सौभाग्य प्राप्त